इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो गुलाम वंश के पश्चात जो खिलजी राजवंश आता है उस खिलजी राजवंश के बारे में बताया था। तो खिलजी राजवंश के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था कि किस प्रकार इसके बचपन का नाम अली गुरु शास्त्र था और शासक बनने से पहले यह कड़ा क्षेत्र इलाहाबाद का गवर्नर भी रहा था। और फिर मैंने आपको इनके द्वारा जो रणथंभौर पर आक्रमण किया गया 11 जुलाई 1301 उसके बारे में बताया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करेंगे और आगे इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहां-कहां पे आक्रमण किए जाते हैं और मतलब किन कारणों से वो आक्रमण किए जाते हैं उन सब की अपन चर्चा करेंगे। तो अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो किस वंश के शासक हैं? खिलजी राजवंश के शासक हैं। और इनके अगर समय की बात करें तो 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर किस शासक का शासन रहा था? तो आप बता सकते हो अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा था। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये दिल्ली सल्तनत के जब शासक थे तो इनके समकालीन चित्तौड़ के शासक कौन थे उसके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। और समकालीन अगर चित्तौड़ के समकालीन अगर श्रीलंका या सिंघल द्वीप के राजा की बात करें तो अपन को उनकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जैसे दिल्ली सल्तनत पर शासन किसका था? दिल्ली सल्तनत। तो जो दिल्ली सल्तनत थी इस दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम क्या था? शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे दिल्ली सल्तनत के शासक? अलाउद्दीन खिलजी। समकालीन अगर अपन चित्तौड़ के शासक की बात करें, समकालीन चित्तौड़ शासक, चित्तौड़ शासक, तो चित्तौड़ शासक का नाम आता है रावल रतन सिंह। समकालीन जो चित्तौड़ के शासक आते हैं उनका नाम क्या आता है? रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के दरबार में एक पंडित रहता था, दरबार, और इस दरबार में एक पंडित रहता था और पंडित के अगर नाम की बात करें तो नाम क्या था उसका? राघव चेतन। जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक पंडित था। अब अपन अगर सिंघल द्वीप की बात करें, समकालीन जो सिंघल द्वीप है, सिंघल द्वीप, और सिंघल द्वीप किसे कहते हैं अपन? श्रीलंका को कहते हैं, श्रीलंका। यानी समकालीन सिंघल द्वीप के राजा के अगर नाम की बात करें, राजा के अगर नाम की बात करें तो उनका नाम आता है राजा गंधर्व सेन, राजा गंधर्व सेन। यानी समकालीन सिंघल द्वीप के राजा का नाम क्या था? गंधर्व सेन। और इस गंधर्व सेन की एक पुत्री थी और पुत्री का नाम क्या था? पद्मिनी, पद्मिनी। और पद्मिनी के अगर तोते की बात करें, इनके पास में एक तोता था और तोता क्या जो नाम था वो अपन को क्या देखने को मिलता है? जो समकालीन जो
गंधर्व जो राजा गंधर्व सेन थे, इनकी अगर पुत्री के नाम की बात करें तो पुत्री का नाम क्या था? पद्मिनी। पद्मिनी। और पद्मिनी के पास में क्या था? एक तोता था। और तोते के अगर नाम की बात करें तो नाम था उसका हीरामन तोता। हीरामन तोता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कल दिल्ली सल्तनत के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। समकालीन चित्तौड़ के शासक आते हैं रावल रतन सिंह, जो रावल शाखा के अंतिम शासक थे। और इन रावल रतन सिंह के दरबार में एक पंडित रहता था, और पंडित का नाम क्या था? राघव चेतन। और समकालीन अगर श्रीलंका के शासक की बात करें तो उनका नाम था राजा गंधर्व सेन। और गंधर्व सेन की जो पुत्री थी उसका नाम था पद्मिनी। और पद्मिनी के पास में एक तोता था, हीरामन तोता। अब इस तोते की खासियत क्या थी? कि ये तोता मनुष्य की तरह बोल सकता था। तो होता क्या है, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा इतिहास के साथ छेड़खानी करने का कोई मतलब तात्पर्य नहीं है। तो आप एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझना। तो होता क्या है, ये जो पद्मिनी का तोता था, हीरामन तोता, ये उड़कर कहां पे आ जाता है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पे आ जाता है? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में जब ये आता है तो एक शिकारी के द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है। और जब शिकारी इसको पकड़ लेता है तो ये तोता क्या था? मनुष्य की तरह बोलता था। ये तोता क्या बोलता है शिकारी से? कि आप मेरे को छोड़ दो। तो जब शिकारी को इस बात का पता चला कि यार ये तोता वास्तव में इंसान की तरह बोलता है, तो शिकारी ने क्या सोचा कि इस तोते को मैं अगर चित्तौड़ दरबार में लेके जाऊंगा तो मेरे को अच्छी भेंट मिलेगी, उपहार मिलेगा। तो वो जो मतलब जो शिकारी था वो इस तोते को लेकर रवाना हो गया। और कहां पे पहुंच गया? चित्तौड़ दरबार में। तो जब ये तोता इस रावल रतन सिंह के दरबार में जाता है तो रावल रतन सिंह से ये तोता कहता है कि साहब आपका ये जो साम्राज्य है ये धन धान्य से मतलब फलीभूत है, लेकिन आपके दरबार में कोई भी सुंदर रानी नहीं है। ऐसा किसने बोला? हीरामन तोते ने। तो रावल रतन सिंह ने कहा तो फिर आप बताओ सबसे सुंदर रानी कहां पे है? तो इस हीरामन तोते के द्वारा बोला गया कि साहब श्रीलंका के जो राजा गंधर्व सेन की पुत्री है, जो हमारी महारानी है पद्मिनी, उससे ज्यादा सुंदर औरत इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। और बहुत से इतिहासकारों ने तो यह भी बताया है कि राजस्थान में जो पद्मिनी थी वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। अर्थात इससे ज्यादा खूबसूरत औरत न तो पहले हुई है और न कभी होगी। बहुत से इतिहासकारों का यह भी मानना है। और उन्होंने पद्मिनी की शान में यह भी लिखा है कि ये पद्मिनी जब पानी पीती थी तो किंवदंतियों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि जब ये पद्मिनी पानी पीती थी तो इसके कंठ से पानी दिखता था। तो तोते की इस बात को सुनकर ये जो राजा रावल रतन सिंह थे, ये इस तोते को अपने साथ में लेके कहां पे आ जाते हैं? सिंघल द्वीप। और सिंघल द्वीप में राजा गंधर्व सेन से इनकी पुत्री पद्मिनी का हाथ मांग लिया जाता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि रावल रतन सिंह के द्वारा इस पद्मिनी के साथ में क्या कर लिया गया? विवाह कर लिया गया। क्या कर लिया इन्होंने? विवाह। और विवाह करके इसको कहां पे लेके आ गए? पद्मिनी को चित्तौड़। अब जैसे ही पद्मिनी को रावल रतन सिंह अपने साथ चित्तौड़ लेके आए तो जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो राघव चेतन को एक दिन क्या हुआ? इस पद्मिनी का चेहरा दिख गया। और पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखते ही रह जाए। तो जैसे ही इस राघव चेतन ने इस पद्मिनी को देखा तो राघव चेतन के मन में एक विचार आया, क्या? तो साहब मैं इस पद्मिनी को प्राप्त कर लूं। तो ये जो राघव चेतन था ये जादू टोने वगैरह जानता था। तो जब इसने कुछ जादू टोनों का मामला सेट किया, अर्थात ये करने लगा, तो जो जानकारी है वो रावल रतन सिंह को हो जाती है। और ये रावल रतन सिंह इस राघव चेतन को अपने दरबार से क्या कर देता है? निष्कासित कर देता है। क्या कर देता है? निष्कासित। अपने दरबार से क्या कर देता है? निष्कासित। और निष्कासित करने के बाद में ये राघव चेतन कहां पे चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला जाता है दिल्ली। और अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है।
तो ये मैंने आपको रावल रतन सिंह के विवाह के बारे में बताया है कि किस प्रकार से इनका गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी के साथ में विवाह होता है और किस प्रकार से ये राघव चेतन रावल रतन सिंह के भय से कहां पे चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली चला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आपका राजस्थान हिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो वह आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये मैं आपको रावल रतन सिंह के विवाह के बारे में बता चुका हूं। तो कैसे अब इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया जाएगा तो मैं उसके बारे में अब आपको बताता हूं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपको ये बताया है कि जो रावल रतन सिंह थे, इनके द्वारा जब राघव चेतन को दरबार से निष्कासित कर दिया जाता है तो ये राघव चेतन कहां पे चला जाता है, दिल्ली में चला जाता है और किसके साथ में मिल जाता है, तो साहब ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने की तैयारी करता है। तो अपन अब चित्तौड़ के आक्रमण की चर्चा करते हैं। तो चित्तौड़ का आक्रमण या आप ऐसा भी लिख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण, और यह आक्रमण हुआ कब था तो आप बता सकते हो 1303 ईस्वी में इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। तो शासक वही आएंगे, एक तरफ दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनका नाम था शासक और उनका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनका नाम क्या आता है, अलाउद्दीन खिलजी। और इधर समकालीन अगर चित्तौड़ के शासक की बात करें, समकालीन चित्तौड़ शासक समकालीन जो चित्तौड़ के शासक थे इनका नाम क्या आता है, रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के बारे में अगर अपन बात करें तो रावल रतन सिंह की पत्नी कौन आ जाती है, पत्नी, और पत्नी के अगर नाम की बात करें तो पद्मिनी, ये इनकी क्या थी, पत्नी। और अगर रावल रतन सिंह के अगर अपन सेनापतियों की बात करें, सेनापति, तो सेनापति कौन आते हैं, एक का नाम आता है गोरा और दूसरे का नाम क्या मिलता है अपन को, बादल। यानी दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी और एक दूसरी तरफ अगर अपन बात करें तो चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह और साथ ही में इनकी पत्नी पद्मिनी, और पद्मिनी के जो भाई आते हैं गोरा और बादल, तो ये इनके सेनापति थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया जाता है और वह सन कौन सा आ जाता है, 1303 ईस्वी का। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया गया। क्या किया गया, आक्रमण। और आक्रमण में इस अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिली, विजय मिली। और इस रतन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। और रावल रतन सिंह के द्वारा
केसरिया, रावल रतन सिंह के द्वारा केसरिया और इस पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है, तो क्या बन जाता है, शाका। क्या बन गया, शाका। अर्थात आप लिख सकते हो चित्तौड़ के इतिहास का यह पहला शाखा था और राजस्थान के इतिहास का यह सबसे बड़ा शाखा था। तो किंवदंतियों के आधार पर क्या माना जाता है यह भी मैं आपको बता देता हूं। तो किंवदंतियों के आधार पर ऐसा माना जाता है कई सलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस रावल रतन सिंह को युद्ध में परास्त करने के बाद इस पद्मिनी को प्राप्त करने के बारे में सोचा जाता है और ये महल के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही ये पद्मिनी को छूने की कोशिश करता है तो पद्मिनी अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे देती है, अर्थात जौहर कर लेती है। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये दूसरा कहने का मतलब शाखा बनता है, क्योंकि पहला 1303 में रणथंभौर के ऊपर किया इसने और दूसरा किसके ऊपर किया, चित्तौड़ के ऊपर 1303 का ये आक्रमण है। और इस आक्रमण में ये गोरा बादल क्या करते हैं, वीरगति को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार चित्तौड़ के इतिहास का यह पहला शाखा था। तो आप यहां पे स्टार लगा के लिख सकते हो, यह चित्तौड़ के इतिहास का प्रथम शाखा था। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना कि साहब ढाई शाखे कहाँ के प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देना, ढाई शाखे कहाँ के प्रसिद्ध है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो यहाँ से एक बात क्या निकल कर आती है कि ये राजस्थान के इतिहास का दूसरा शाखा और चित्तौड़ के इतिहास का यह पहला शाखा था। और राजस्थान के इतिहास का अगर सबसे बड़ा शाखा भी पूछा जाए तो आपका आंसर ये चित्तौड़ का जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रावल रतन सिंह के ऊपर जो ये आक्रमण किया गया है, यह सबसे बड़ा शाखा था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन ये था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर किया गया आक्रमण। अब कैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर पर आक्रमण किया जाता है, क्योंकि जब मैंने आपको गुजरात पर अटैक बताया था 1299 ईस्वी में, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात के कर्ण बघेला को डिफीट करके वापस लौट रही थी, तो जालोर के शासक कानड़देव चौहान के द्वारा भी उस सेना का रास्ता रोक लिया जाता है, अर्थात उलूग खां और नुसरत खां का रास्ता रोक लिया जाता है। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी जालोर के ऊपर भी आक्रमण करता है। तो कैसे किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस जालोर वाले रीजन पर आक्रमण किए गए उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं 1305 ईस्वी का अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर पर आक्रमण। तो 1305 ईस्वी में इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर पर भी आक्रमण किया गया था। तो अपने कौन से सेनापति को इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1305 में जालोर पर अटैक करने के लिए भेजा गया, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो जैसे बात करें अपन दिल्ली सल्तनत के, तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं सल्तनत, तो इस दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम वही क्या, अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम, अलाउद्दीन खिलजी। और इधर बात करें अपन अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जालोर के शासक, समकालीन जालोर शासक, तो समकालीन जो जालोर के शासक आते हैं उनका नाम आता है कान्हड़देव चौहान
और कानड़देव चौहान के अगर पुत्र की बात करें तो इसके पुत्र का नाम क्या मिलता है अपन को? विरमदेव। विरमदेव यानी समकालीन जालोर के शासक कानड़देव चौहान और इधर दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी, दोनों के मध्य में युद्ध होता है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने एक सेनापति को भेजा जाता है अटैक करने के लिए। सेनापति को भेजा गया और सेनापति के अगर नाम की बात करें तो नाम आता है उसका एन उल मुल्क मुल्तानी। यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने एक विश्वसनीय सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी को आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। किसके ऊपर? कानड़देव चौहान के ऊपर। लेकिन आप समझना क्या, इधर से मुल्तानी की सेना आ गई कहां पे? यहाँ पे। जैसे मैं ये युद्ध का मैदान बना लेता हूं, ये युद्ध का मैदान है, तो साहब यहाँ से मुल्तानी की सेना रवाना हुई और कहां पे आ गई? यहाँ पे। और इधर से कानड़देव चौहान की सेना भी रवाना हुई और कहां पे आ गई? यहाँ पे। लेकिन जब ये दोनों सेनाएं मैदान में आने से पहले इनको ये मानो आप अंधेरा हो जाता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा होने के बाद में इन्होंने सोचा अब तो कल युद्ध करेंगे। तो इन दोनों सेनाओं के द्वारा रात में जिसको अपन मावड़ी कहते हैं, आदिवासी भाषा में तांडी जिसको बोला जाता है, अर्थात मदिरा का सेवन कर लिया जाता है। और मदिरा का सेवन करने के बाद में ये क्या कहते हैं, ये मुल्तानी क्या बोलता है कानड़देव चौहान से, तू तो मेरा भाई है, अपन लड़ेंगे नहीं, अपन मतलब मसले को बात के जरिए हल कर लेंगे। और इधर से कानड़देव ने भी यही बोला कि युद्ध की अपेक्षा अपन बात करके इस बात को फिनिश कर सकते हैं। लेकिन इस मुल्तानी ने क्या कहा कि अपन सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको मेरे साथ किसी को भेजना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुल्तानी और इस कानड़देव चौहान के बीच में युद्ध के स्थान पर क्या हो जाती है? संधि। क्या हो गई? संधि। अर्थात मुल्तानी यानी एन उल मुल्क मुल्तानी और इस कानड़देव चौहान के मध्य क्या हो जाती है? संधि। और इस बात का समर्थन कौन करता है? तो समर्थन में आप लिख सकते हो मुणोत नैणसी। तो मुणोत नैणसी के द्वारा इस बात का समर्थन किया जाता है कि एन उल मुल्क मुल्तानी और कानड़देव चौहान के मध्य में संधि हो जाती है। और संधि के तहत इस विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया जाता है। अर्थात क्या होता है, इस संधि के तहत पुत्र विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कहां पे भेज दिया गया? दिल्ली भेज दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुल्तानी और कानड़देव चौहान के मध्य में ये जो संधि हुई, इस संधि के तहत पुत्र विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली भेज दिया जाता है। तो जैसे ये दरबार में जाता है तो इसका फिरोजा से प्रेम हो जाता है। और फिर उसके बाद में 1308 में भी आक्रमण होता है। उस आक्रमण का क्या रीजन रहता है, क्यों वह आक्रमण किया जाता है एके के द्वारा, उसके बारे में मैं आपको काफी जानकारी बताऊंगा। लेकिन वो जानकारी बताऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। आप इसको अच्छे से समझना, आप कहानी के माध्यम से समझोगे तो आपको ये हिस्ट्री क्लियर होती चलेगी। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।